हेलो फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के जो पीवाईक्यू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देखिए वर्ड दिए गए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसको डिफाइन करने वाले जो उसकी मीनिंग दिए गए हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको मैच कराना है। मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों में गिरावट, ये सही है। मेल्ट डाउन ये जो वर्ड है ना, ये शेयर मार्केट से संबंधित है। शेयर मार्केट में इसका जो प्रयोग किया जाता है, शेयर मार्केट में जब किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर या स्टॉक की कीमतों में गिरावट होती है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, मेल्ट डाउन कहा जाता है। मेल्ट का मतलब पिघलना, डाउन का मतलब नीचे की तरफ पिघलना, यानी कि कीमतों में गिरावट होना। तो ये सही है। तो यहाँ पर पहला सही हो रहा है फिलहाल अभी। अगला देखते हैं, मंदी, रिसेशन, समृद्धि दर की गिरावट। मंदी या रिसेशन, समृद्धि दर की गिरावट। मंदी कब कहा जाता है, जब क्या हो, आर्थिक क्रियाएं बहुत निम्न स्तर पर चली जाए। ठीक है, आपूर्ति ज्यादा हो जाए, बेरोजगारी थोड़ी बढ़ जाए और महंगाई कम हो जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए, तब ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या आ जाए, मंदी की स्थिति आ जाए। तो समृद्धि दर की गिरावट से इसका संबंध नहीं है। समृद्धि दर की गिरावट का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में हाँ थोड़ी बहुत तो स्थिति कम हुई है पहले जैसे, लेकिन मंदी इसको नहीं कहा जाएगा। मंदी जब कहा जाएगा जब अर्थव्यवस्था में क्या निराशा हो, प्रोडक्शन कम हो जाए, ओवर प्रोडक्शन रहे, डंप पड़े रहे माल, इन्वेंट्री ज्यादा हो जाए, लोगों के पास सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम रहे। अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर है भी, वो जो उसको खरीदना नहीं चाहते हैं, डिमांड कम रहे, तो इसको मंदी कहा जाता है। तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ ये पहला ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा। तो स्लो डाउन, स्लो डाउन क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि यहाँ ये बता रहे हैं कि जीडीपी में क्या हो, कमी हो, तो इसका मतलब क्या होता है, स्लो डाउन। स्लो डाउन नहीं होता। स्लो डाउन ये कब कहा जाता है, जब क्या हो, आर्थिक क्रियाएं मंद पड़ जाए, धीमी हो जाए आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं जब धीमी हो जाती हैं या व्यापार चक्र में जो है गिरावट आती है, तो इसको कहा जाता है स्लो डाउन कहा जाता है। देखिए कल वाले वीडियो में हमने एक बताया था ऐसे ग्राफ बना करके आप लोग को। तो ये देखिए, ये इधर टाइम है और इधर जो है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कह सकते हैं, आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एक क्या साइकिल है, जिसको ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र कहा जाता है, व्यापार चक्र कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर के ना ये जो स्थिति है, ये यहाँ से लेकर ये जो पीक है ना, पीक से लेकर के यहाँ पॉइंट तक का, अगर हम इसको यम मान लेते हैं, यम से लेकर के यन तक, ये जो है ना, इसी को ही कहा जाता है मंदी या रिसेशन कहा जाता है। ये हो गया। ये इधर बूम की स्थिति है, बूम, जब इकोनॉमी बढ़ रही थी तो बूम कहा जाता है, तो ये मंदी है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिलहाल यही एक ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ये वाला ऑप्शन। कभी क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, हालांकि पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इसको बता दिया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। अब 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये नई आर्थिक नीति। ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये नीति इसको कहा जाता है। ये आया था जो है 24 जुलाई, 24 जुलाई 1991 में ये घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, ये कुछ फैक्ट उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे, सबसे बड़ी भूमिका उसमें वित्त मंत्री की थी। तो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री हैं भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह।
अर्थशास्त्री हैं, और ये आपके 2004 से लेकर के 2014 तक क्या थे, ये पीएम थे, प्रधानमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने काम किया, ये है। और इन्हीं के प्रयासों से जो भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई थी। अब नई आर्थिक नीति में ना तीन चीजें थी। ये आप कह सकते हैं एनईपी। एनईपी में तीन चीजें, इसके तीन पिलर आप कह सकते हो। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे तीन पॉलिसी कौन कौन सी थी? तो एक था आपका लिबरलाइजेशन, जिसको कहा जाता है उदारीकरण। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, यल जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरा है निजीकरण। सरकार ने निजीकरण की तरफ भी बहुत ध्यान दिया था उस समय, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। और जो तीसरा है आपका वैश्वीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल दिया था वैश्वीकरण, जिसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब इसी को ही कहा जाता है एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल कहा जाता है। तो ये हो गया एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। ये कब आया था? 24 जुलाई 1991। इसकी घोषणा कब हुई थी? 24 जुलाई 1991। अब देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पर। उदारीकरण, देखिए यहाँ पर है उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, ये निजीकरण भी है, और तीसरा वैश्वीकरण। ये तीनों हैं इसमें, तीनों की बात कही गई थी, तीनों की रणनीति अपनाई गई थी, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी सही होंगे। उपयुक्त सभी सही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। अब यहीं पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन उसी में से पूछ रहा है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधि औपचारिकताएं दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। ये आईएएस प्री सन 2000 का ये सवाल है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि नई आर्थिक नीति, इसको ही कहा गया है, क्या कहा गया? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये किस मॉडल पर आधारित है? तो एलपीजी मॉडल पर, एलपीजी मॉडल पर आधारित है। अब एल से क्या है, पीजी से क्या है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। यल, यल का मतलब इसको उदार बना दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया। उदारीकरण, उदारीकरण। देखिए अभी तक क्या था कि इस पर जो है, जो निजी क्षेत्र ये सब होते हैं ना, पूंजीपति, इन सबको उद्योग लगाने की बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं होती थी। जो पॉलिसी होती थी ना, बहुत कठोर पॉलिसी होती थी, और उद्योग लगाना आसान नहीं होता था। अब सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस भी नहीं मिलता था, ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में ही उद्योग काम कर रहे होते थे। तो यहाँ पर उदारीकरण करने के लिए उदार बना दिया गया, जो है लाइसेंसिंग प्रणाली थी ना, लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार बनाया गया, सरल बना दिया गया। जो उसका नियम था ना, सरल, सरल या उदार बना दिया गया। यानी कि अब लाइसेंस लेना आसान हो गया। तो उस समय जब ये कहा गया, तो ये 18 प्रमुख उद्योग, उसमें बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिसके लिए लाइसेंस नहीं मिलता था निजी व्यक्तियों को। तो ये 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर, 18 प्रमुख क्षेत्र, जिसमें डिफेंस हो गया, परमाणु हो गया, रेलवे हो गया, इन सब कुछ प्रमुख 18 क्षेत्र को छोड़कर सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। यानी कि सभी को क्या कर दिया? लाइसेंस मुक्त, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। अब आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप काम करिए, आप फैक्ट्री लगाइए, सारी चीजें करिए। तो यहाँ पर देखिए ये सब सारी चीजें का क्या हुआ, इसी को कहा गया कि उदार बना दिया गया। जो पॉलिसी थी ना, उसको उदार बना दिया गया। तो यहाँ पर देखिए पहला ये मैच कर रहा है आपसे। उदारकरण अर्थात आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ? जब लाइसेंसिंग प्रणाली को अधिक सरल बना दिया गया ना। अब लोगों को आसानी से लाइसेंस मिलने लगेगा, तो ये तो उदारता हो गई ना सरकार की। तो यहाँ हो गया, ये हो गया। बाद में ना इसी जो 18 उद्योग थे ना, बाद में इसको और कम कर दिया गया, 1-2 साल बाद इसको कर दिया गया 6 उद्योग, 6 क्षेत्र, उद्योग नहीं कहेंगे, 6 क्षेत्र कहेंगे, 6 क्षेत्र को। और फिर 12 क्षेत्रों को और छोड़ दिया गया, उस पर भी लाइसेंस मिलने लगा। तो ये हो गया। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा।
दूसरा देख लेते हैं इस पर, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता। भारतीय रुपए देखिए अब तक क्या था कि भारतीय रुपया जो है मार्केट के आधार पर परिवर्तनशीलता नहीं था उसमें। सरकार जो रुपए रुपए की जो आप कह सकते हैं वैल्यू ना, वो डॉलर के साथ वो खुद डिसाइड करती थी, बाजार पर नहीं छोड़ा गया। जैसे वर्तमान में क्या है, रुपया 80 रुपए है, 85, $1 बराबर 80 है, 85 है, 90 है। ये किस पर डिपेंड करता है, मार्केट में डिपेंड करता है। मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ इसमें भी बदलाव होता रहता है। इसको ही कहा जाता है कि बाजार आधारित परिवर्तनशीलता है रुपए की। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय रुपए का जो मूल्य है, वैल्यू है ना, वो डॉलर के बराबर कितना होगा, 70 होगा, 60 होगा, 40 30 होगा, कितना होगा, ये सरकार तय करती थी। लेकिन सरकार ने अब क्या किया, उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। तो ये जो दूसरा वाला कंडीशन है ना, ये किसके साथ आएगा, तो ये आ जाएगा वैश्वीकरण। ये वैश्वीकरण की ओर एक कदम उठाया गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, जी जी की बात यहाँ पर हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। अन्य देशों के लिए रुपया खोल दिया गया। चालू खाते पर, हालांकि यहाँ पर दो खाते होते हैं गवर्नमेंट के, एक चालू खाता होता है, एक जो पूंजी खाता। चालू खाते को पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ग्लोबलाइजेशन को बता रहा है। और तीसरा एफडीआई, यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कार्य विधि की औपचारिकताएं दूर करने के साथ, यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी किससे संबंधित है, इंटरनेशनल मार्केट से संबंधित है। तो ये किस में आ जाएगा, ये भी ग्लोबलाइजेशन जी से आ जाएगा। जी का मतलब वैश्वीकरण हो जाएगा आपका, वैश्वीकरण हो जाएगा। तो ये दूसरे बी और सी किसको बता रहा है, यहाँ पे एलपीजी मॉडल में जी को बता रहा है, और पहला ये बता रहा है ना, एल को बता रहा है, लिबरलाइजेशन को बता रहा है। तो दो मॉडल हो गए। पी क्या, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण क्या है, सरकार में जिसमें जितनी भी सरकारी कंपनियां थी ना, उसमें जो सारी सरकार की हिस्सेदारी थी ना, उस सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बेचना शुरू किया निजी क्षेत्र को, उसको ही निजीकरण कहा गया। इसके लिए 1900 इसी के लिए एक शब्द यूज होता है, विनिवेश। विनिवेश, विनिवेश। जब सरकार क्या करे, डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को किसी निजी कंपनी या व्यक्ति को बेच दे, तो इसको कहा जाता है विनिवेश। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, पायनियर किसको कहा जाता है, तो अभी हमने बताया सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कब आए, इसी को कहा गया एलपीजी मॉडल। ठीक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। ये कब आया, तो 24 जुलाई, घोषणा कब की गई, 24 जुलाई 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे बड़ी भूमिका थी। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, उसमें पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। डॉक्टर बिमल जलान कौन थे, ये तो आरबीआई गवर्नर रह चुके थे, आरबीआई गवर्नर। ये पी चिदम्बरम कौन थे, पी चिदम्बरम कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इन्होंने वित्त मंत्री का पद भी संभाला, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, आर्थिक विकास। देखिए इस क्वेश्चन को चर्चा करने से पहले ना हमको एक दो चीजों समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दो तीन क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। एक शब्द है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा शब्द है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये हो गया। कब आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा, कब आर्थिक विकास कहा जाएगा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यह क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट है। जब क्या हो, जब परिमाण में परिवर्तन हो, परिमाण मतलब मात्रा में परिवर्तन हो,
मात्रा में परिवर्तन हो, तब उसको कहा जाएगा कि ग्रोथ हुआ है, आर्थिक समृद्धि हुई है। और जब परिमाण के साथ साथ मात्रा के साथ साथ, परिमाण या मात्रा के साथ साथ क्या हो, गुणात्मक परिवर्तन भी हो, गुणात्मक परिवर्तन हो, तब इसको कहा जाएगा कि आर्थिक विकास हुआ। क्या है आर्थिक विकास? यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज के साथ साथ क्या क्वालिटेटिव चेंज भी होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि देश में आर्थिक विकास हुआ है। या इसको आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। ये संरचनात्मक परिवर्तन है, ये केवल परिमाण को बताता है। तो ये क्या हो गया, कैसा हो गया, ये संकुचित कॉन्सेप्ट हो गया, ये संकुचित, ये विचार या का संकल्पना हो गया, विचार। और ये बृहद संकल्पना है या विचार है। ठीक, ये हो गया। आर्थिक विकास में यह संभव हो कि आर्थिक समृद्धि हो। अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक समृद्धि भी हो रही है साथ साथ। लेकिन आर्थिक समृद्धि हो रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि देश में आर्थिक विकास भी हो रहा है। अब देखिए ऐसे इसको इसको कैसे मेजरमेंट किया, इसको किया जाएगा, इसकी माप कैसे हो सकती है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है या जो सूचकांक है, कैसे माप? जब जीडीपी में वृद्धि हो या चेंज हो, जीएनपी में हो चेंज, बढ़े या घटे, तो कहा जाएगा आर्थिक समृद्धि में परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये हो गया, दो चीजें हो गया। या इसको नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, नेशनल इनकम। अगर इन सब में परिवर्तन हो रहा है तो कहा जाएगा कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो रहा है। आर्थिक विकास होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, जीडीपी या जीएनपी में परिवर्तन हो, नेशनल इनकम में परिवर्तन हो, उसके साथ साथ क्या हो, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े, वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, गरीबी भी कम होनी चाहिए, क्वालिटी तभी तो बढ़ेगी। गरीबी में क्या हो, कमी हो, बेरोजगारी क्या हो, बेरोजगारी में कमी हो, तब ये कहा जाएगा कि आर्थिक विकास हुआ हो। यहाँ पर एक चीज और है, देखिए नेशनल इनकम अगर बढ़ जाए, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो यह कहा जाएगा कि क्या हो, आर्थिक, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तो ये कहा जाएगा कि ग्रोथ हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक समृद्धि हुई है। लेकिन जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास हुआ हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अगर हो जाए, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, महंगाई महंगाई बढ़ जाए, या जिसको कहा क्या कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बढ़ जाए, तो क्या होगा, वास्तविक आय नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वास्तविक आय बढ़ना चाहिए। इसमें एक और चीज कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए तो इस फिर क्या हो, पॉपुलेशन भी बढ़ जाए, तब क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी। क्योंकि क्या हो, प्रति व्यक्ति आय, एक एक सेकंड देखते हैं फिर। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला क्या है, इधर क्या हो, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बटे क्या हो, पॉपुलेशन, देश की कुल पॉपुलेशन। अब देखिए नेशनल इनकम बढ़े तो पॉपुलेशन भी बढ़ जाए, तो क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसलिए क्या हो, नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन पर कंट्रोल रहेगा,
तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ भी गई लेकिन साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई तो क्या रियल इनकम बढ़ी? क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ा? वास्तविक रूप से नहीं बढ़ा। तो इसलिए आर्थिक समृद्धि हो रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि देश में आर्थिक विकास भी हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए। यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी में कमी होना चाहिए, प्रति व्यक्ति रियल इनकम बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब सवाल यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार। अगर देश में पूंजी बढ़ेगी, पूंजी अगर बढ़ेगी, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी का निर्माण होगा, तो पूंजी को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नए नए उद्योग लगाए जाएंगे, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उनकी आय बढ़ेगी। तो आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो इससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। क्योंकि आर्थिक विकास क्या कहता है? जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए, तभी आर्थिक विकास माना जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा, पहला सही है तो ये कारक हो गया। बी देखते हैं, जनसंख्या में परिवर्तन। क्या जनसंख्या में परिवर्तन आर्थिक विकास का कारक है? क्या जनसंख्या में परिवर्तन होने से आर्थिक विकास हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ तो हो सकता है, इसको भी मान चलते हैं। जैसे क्या हो कि अगर जनसंख्या में परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज हो जाए। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब ये है कि अगर किसी देश की जनसंख्या में अधिक युवा वर्ग हो, 15 से क्या हो, 15 से मान लेते हैं 45 वर्ष के लोग ज्यादा हैं किसी देश में। दो देश लेते हैं, किसी देश में क्या 15 से 45 के रेशियो में ज्यादा लोग हों, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ फोर्स ज्यादा है, श्रम बल ज्यादा है, लोग ज्यादा है काम करने वाले। यहाँ डिपेंडेंट लोग कम होंगे। डिपेंडेंट लोग कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक। तो यहाँ डिपेंडेंट लोग कम होंगे, काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो इससे क्या हो सकता है? देश का आर्थिक विकास हो सकता है। अगर वही क्या हो जाए, डिपेंडेंट लोग ज्यादा हो जाए, युवा वर्ग कम हो जाए, जैसा कि जापान में है। जापान में इसमें सबसे अधिक अगर प्रतिशत देखा जाए, वृद्धों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आर्थिक विकास हो सकता है। भारत विश्व में वर्तमान में सबसे अधिक युवा वर्ग, युवा आबादी वाला देश है पूरे विश्व में। इसलिए भारत के पास कैपेसिटी है, भारत ग्रोथ कर सकता है। आर्थिक विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये हो गया, इसलिए बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। विशेषज्ञता क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन, ये क्या है? लेबर डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो एडम स्मिथ ने दिया था, ये याद रखिएगा, एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? तो एडम स्मिथ कौन है? ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनकी जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, ये कब आई थी? तो 1776 में आई थी। एडम स्मिथ, 1776 में इनकी ये पुस्तक आई थी। इसको कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन, हालांकि इसका पूरा नाम अलग है। इन्होंने कहा था कि देखिए उत्पादन के क्षेत्र में लोगों को जो अपना काम बांट लेना चाहिए, अपना कार्य अलग अलग करना चाहिए। जैसे कोई फैक्ट्री है ब्रेड बनाने वाली, तो क्या एक व्यक्ति ब्रेड को काटेगा, ठीक, एक व्यक्ति क्या है उसकी सेकाई करेगा, और अलग व्यक्ति उसकी पैकिंग करेगा। तो जब अलग अलग व्यक्ति अपना अलग अलग कार्य करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसको करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा, बहुत कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा गया? श्रम विभाजन। जब ऐसा हो जाएगा ना, तो क्या होगा? देश का आर्थिक विकास हो सकता है, क्योंकि सारी फैक्ट्रियों में ऐसे लोग होंगे। आप तमाम वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, कोई ये व्यक्ति इतनी अधिक बहुत कम समय में बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसी काम को बार बार कर रहा है, तो इसी में स्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सी वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी देखते हैं, तकनीकी विधि एवं नौकरशाह। नौकरशाह मतलब जितने भी क्या हो, आईएएस अधिकारी हैं, क्या वो आर्थिक विकास के कारक है? ये तो नहीं है, सीधा तो नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से तो ये आर्थिक विकास की आर्थिक विकास को बढ़ाने में भूमिका नहीं अदा कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से भले काम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? आर्थिक वृद्धि का परिचायक
कौन सा बता रहा कि आर्थिक वृद्धि हो रही है? वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। यहाँ पर देख लीजिए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये क्या बता रहा कि आर्थिक वृद्धि हुई है। इस भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से यह आवश्यक नहीं है कि लोगों की आय बढ़े। ऐसा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हो सकता है जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय थोड़ी ना बढ़ेगी। अगर प्रति व्यक्ति आय ही बढ़े तब ये माना जाएगा कि ग्रोथ हुआ है, इसलिए बस बी ऑप्शन सही होगा। किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि का परिचायक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ महंगाई स्तर भी बढ़ जाए तो यहाँ पे नहीं होगा। महंगाई बढ़ गई भाई, वृद्धि बढ़ा, ग्रोथ हुआ, महंगाई भी बढ़ गई, तो क्या फायदा? तो यहाँ पे नहीं हुआ। जनसंख्या में वृद्धि राष्ट्रीय आय, अगर जनसंख्या भी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा, तो प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन सा बताता है कि आर्थिक विकास हो रहा है? मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, फिर वही आ गया। अगर मौजूदा कीमतों का मतलब बाजार कीमत पर, चालू कीमत पर, और बाजार कीमत या चालू कीमत में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है, उसमें इन्फ्लेशन को शामिल किया जाता है, यानी कि नॉमिनल इनकम ये ले रहा है। तो क्या हो, अगर मौजूदा कीमत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तो क्या हो जाए? इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को उसमें एडजस्ट नहीं किया गया है, तो मुद्रास्फीति भी शामिल, तो मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये सबसे अच्छा सूचक नहीं हो सकता है। ये वाला बी देखते हैं। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, वास्तविक आय, यहाँ फिर से देख लीजिए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की बात कर रहा है। इसमें क्या हो, जनसंख्या का कोई अंतर नहीं है, जनसंख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी इससे मतलब नहीं, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या या तो नहीं बढ़ी है, अगर जनसंख्या बढ़ी भी है तो नेशनल इनकम के रेशियो में नहीं बढ़ी है, इसलिए पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। क्यों? क्या पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या है? जीएनपी या राष्ट्रीय आय बटे पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तो ये पर कैपिटा इनकम यहाँ, इसलिए सबसे सटीक यही बता रहा है आपका। बचत अनुपात में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि आर्थिक विकास का आप कह सकते हैं एक इंडिकेटर है, लेकिन इससे अच्छा ही है बी वाला। बचत अनुपात, लोगों की आय बढ़ी तो सेविंग बढ़ गया, हालांकि सेविंग को जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली ये होगा। बचत को निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे ये थोड़ी ना कन्फर्म। वैश्विक व्यापार में वृद्धि से भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, विदेशी आय की प्राप्त होगी, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि आर्थिक विकास हो। तो सबसे सही आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो इस सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि क्या आर्थिक समृद्धि को बताता है? आवश्यक नहीं है, क्योंकि हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ जाए और इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एनडीपी भी वही हो गया, इसमें से बस क्या ह्रास, जीडीपी में से क्या करेंगे? जीडीपी माइनस मूल ह्रास, मूल ह्रास, तो क्या निकल कर आएगा? एनडीपी निकल कर आएगा, तो यही जीडीपी हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, एनएनपी क्या है? जीएनपी माने डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास या घिसावट जिसको कहा जाता है, मूल ह्रास या घिसावट, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब प्रति व्यक्ति आय आ गया यहाँ पे, फिर से देखिए ये सही हो गया आपका। देखिए कितनी बार सवाल रिपीट किया गया। यूपी पीसीएस 2013 में, लोअर 2013 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, आईएएस 2001 में पूछा गया। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, यानी कि कौन सा बताता है जीवन स्तर कैसा है? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी की दर से, ये प्रति व्यक्ति आय से बताएगा।
गरीबी के अनुपात से ये नहीं बताएगा जीवन स्तर कैसा है, गरीबी के अनुपात से ये बताएगा कि लोग गरीब ज्यादा है कि कम है, बस इतना बताएगा। प्रति व्यक्ति आय अगर इससे बता देगा कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, लोगों का जीवन स्तर कैसा, अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो उनका जीवन स्तर अच्छा रहेगा, प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पर सबसे अच्छा क्या, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आय से ये नहीं बताएगा। क्यों क्यों राष्ट्रीय आय से नहीं बताएगा? क्योंकि राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय अधिक हो सकता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम हो सकता है। बेरोजगारी की दर से ये बताएगा कि लोगों के अधिक रोजगार मिला हुआ कि कम मिला हुआ, बस इतना बताएगा। ये तो प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ पर बी ऑप्शन। यूपी पीसीएस में 2013 का सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास का, निरपेक्ष और क्या प्रति व्यक्ति जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास में ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? औद्योगिक उत्पादन किस उत्पादन की वृद्धि के साथ बढ़ने में विफल हो जाता है? इसका कोई संबंध नहीं है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल हो जाता है। कृषि उत्पादन का बढ़ना आवश्यक थोड़ी ना है, कृषि उत्पादन बढ़ेगा औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है उसके साथ साथ तो आर्थिक विकास थोड़ी ना होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कृषि उत्पादन को कम होना चाहिए लेकिन औद्योगिक उत्पादन को बढ़ना चाहिए, तब आर्थिक विकास हो सकता है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि, देखिए निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाए तो क्या हो, आर्थिक विकास की ऊंची दर नहीं होगी। यही तो पूछ रहा है। जीएनपी की वृद्धि, जीएनपी में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो तो क्या इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो जा रही है। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, क्या बताया था, चलिए यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास, ये क्या है, हमने कब बताया कि गरीबी में कमी होना चाहिए, जीएनपी जीडीपी में वृद्धि से यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास के लिए क्या होना चाहिए, बेरोजगारी में कमी होना चाहिए, गरीबी में कमी होना चाहिए। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तो बढ़ जा रही है लेकिन अगर गरीबी बेरोजगारी में कमी नहीं हुई तो आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। तो वही है यहाँ पर। तो ये आपका जो है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर, ग्रोथ रेट, इसमें पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के दर में ध्यान नहीं रखा जाता है। अब देख लीजिए, एक होता है वर्तमान मूल्य और एक होता है कि स्थिर मूल्य। जो राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय, अब देखिए, राष्ट्रीय आय या हो प्रति व्यक्ति आय, इनकी गणना जो दो आधार पर होती है। एक होता है चालू मूल्य पर, चालू मूल्य या इसको ही कहा जाता है बाजार मूल्य, और एक होता है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य या इसको ही कहा जाता है आधार वर्ष, आधार वर्ष के आधार पर, या इसको चालू वर्ष भी कह सकते हैं, चालू वर्ष। जब चालू मूल्य या चालू वर्ष के आधार पर, जैसे 2025 चल रहा है, कि 2025 के आधार पर अगर जो है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाएगी
तो ये कहा जाएगा कि चालू मूल्य पर गणना हुई है, क्योंकि चालू वर्ष क्या 2025। तो इसको कहा जाता है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय। आय। और अगर स्थिर मूल्य पर किया जाता, मान लीजिए कि 2011-12 के मूल्यों पर किया गया है, तो 2011-12 आधार वर्ष हो गया, तो इसको कहा जाएगा कि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। इसको ही वास्तविक आय कह सकते हैं। वास्तविक आय। अब इसमें जो है ना मुद्रास्फीति शामिल होता है, मुद्रास्फीति शामिल होता है, शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा आती है और यहाँ पर इन्फ्लेशन को घटाया जाता है। मुद्रास्फीति को निकाल कर, एडजस्ट करके निकाला जाता है, जो निकाल करके जो आता है रियल वैल्यू वो माना जाता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अब अगर इस आधार पर राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा इनकम की गणना होगी वो ज्यादा होगा, अब यहाँ पर इस आधार पर जो गणना होगी वो कम होगा। क्यों कम हो, यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि मुद्रास्फीति इसमें शामिल है। तो यहीं पर देख लीजिए क्या लिखा है, वर्तमान मूल्यों पर, ये इस मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की दर स्थिर मूल्यों पर इसके कंपेयर में अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। इसमें मुद्रास्फीति को ध्यान रखा गया, निकाल दिया गया मुद्रास्फीति, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कम आती है, इसकी कम आती है, इसकी अधिक आती है। तो ये पूछ रहा है ये अधिक क्यों है और ये कम क्यों है, क्योंकि मुद्रास्फीति वृद्धि दर का इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया है। ठीक, तो ये एमजी रानाडे, सर डब्ल्यू हंटर, आरसी दत्त, दादा भाई नरोजी, तो ये दादा भाई नरोजी के द्वारा ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। देश की राष्ट्रीय आय का, देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम भारतीय थे। सबसे पहले जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड एंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ये 1867 में अनुमान लगाया था। इन्होंने कहा था कि भारत की आय 20 रुपए है, प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति, और क्या है, प्रति वर्ष है। राष्ट्रीय आय जो होती है वर्ष पर निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में 20 रुपए इनकम आ रही है एक साल में। भारत की आय बहुत कम हो गई थी उस समय, और इन्होंने कहा था कि जो भारत का सारा धन है ना वो अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया जा रहा है, भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जा रहा है। इन्होंने इस बात को अपनी एक पुस्तक में बताया था, पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सवाल पूछ लेता है, पुस्तक का नाम बार बार पूछता है, ये पुस्तक किसकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, इसी पुस्तक में इन्होंने यह बताया था, ये अनुमान लगाया था। ठीक, और इन्होंने इनका एक सिद्धांत दिया हुआ है जिसको कहा जाता है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन, इसको ही धन अपवाहन कहा जाता है, अपवाहन, अलग अलग वर्ड से पूछता है एग्जाम में। अपवाहन, धन बहिर्गमन, बहिर्गमन। ठीक है, ये इसका सिद्धांत दिया था, सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्रेन थियरी।
ड्रेन थियरी। ड्रेन थियरी, ड्रेन का मतलब सूखा। ठीक, ये है दादा भाई नौजी। इनसे और बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, कभी हम लोग चर्चा करेंगे। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? सी आर राव, पीसी महालोबिस, वी राव, के एन राज। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसकी जो अध्यक्ष थे प्रशांत चंद्र महालोबिस थे। कौन थे? तो ये पीसी महालोबिस, प्रशांत चंद्र महालोबिस। ठीक है, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। जो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कुछ फैक्ट इस चर्चा कर लेते हैं। योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, आधारित थी। ये हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लेता कभी कभी। प्रथम फिफ्थ ईयर प्लान किस पर आधारित थी? तो ये हैरड हैरडोमर मॉडल पर, हैरडोमर मॉडल इस पर आधारित थी। द्वितीय वाला महालोबिस मॉडल पर भारतीय अर्थशास्त्री थे। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय समिति गठन 1949 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष महालोबिस थे और वी राव इसे सदस्य थे। सदस्य कौन थे? ये क्या थे? सदस्य थे। ये सदस्य थे। इसमें एक सदस्य और थे, डी आर गाडगिल। नाम सुनेंगे आप लोग, डी आर गाडगिल। डी आर गाडगिल ने एक फार्मूला दिया था। उसी फार्मूला के आधार पर भारत में योजना आयोग राज्यों को अनुदान देता था, गाडगिल फार्मूला के आधार पर। तो ये हो गया। के एन राज। के एन राज कौन थे? ये थे इन्होंने कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था। कृषि जोत पर कर, टैक्स लगाने का सुझाव दिया था 1972 में। कई बार ये मिलान करने के लिए सवाल आ जाता है। सी आर राव ये कौन थे? तो ये थे भारतीय वैज्ञानिक थे ये। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टि, तो यही प्रोफेसर वी राव। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाने वाले थे कौन थे? तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा की है, दादा भाई नौरोजी। लेकिन वैज्ञानिक रूप से, व्यवस्थित रूप से सबसे पहला जो अनुमान लगाया था कौन? वी राव थे। डी आर गाडगिल हमने कहा क्या ये सदस्य थे? कौन थे सदस्य? किसके सदस्य? राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य। राष्ट्रीय आय समिति, आय समिति के सदस्य, राष्ट्रीय आय समिति का 1949 में। ये मनमोहन सिंह ये पीएम थे, ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, और इन्हीं के प्रयासों से भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई थी। वाई वी अलग, ये कमेटी थी, वाई वी अलग कमेटी। अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन डाटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संगठन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन या डाटा NSO, NSO ये हो गया। बीपीएससी एग्जाम 2020 का सवाल है। NSO, एन का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी सांख्यिकी कार्यालय, कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय का ये जो है ना आकलन डाटा, यही जारी करता है एनएसओ। एनएसओ पहले कौन जारी करता था? 2019 से। ये 2019 से इसको काम दे दिया गया। और जो एनएसओ है ना, ये दो संस्थाओं को मर्ज करके बनाई है। दो संस्थाएं कौन सी थी? एक सीएसओ थी और दूसरा क्या था? एनएसएसओ था।
इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2019 में और इसको कर दिया गया NISO कर दिया गया। अब यही इसी को जिम्मा दिया गया है। पहले ये जो काम राष्ट्रीय आय का आकलन या डाटा या जारी करना इसका काम था, किसका, CSO का था। इसको कहा जाता था केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, पहले इसका नाम था सांख्यिकी संगठन। और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, इसको कहा जाता था राष्ट्रीय नमूना सैंपल नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसकी जो स्थापना की गई थी 1950 में, सारे फैक्ट बता दे रहा हूं यहाँ पर। और CSO की जो स्थापना की गई थी 1951 में। ये अब देख लीजिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित जनसंख्या को छोड़कर बेरोजगारी से संबंधित, गरीबी से संबंधित इस सारे आंकड़े को कलेक्शन करने वाला NSSO था। ठीक, अब ये आंकड़ों को दे देता था, किसको, CSO को देता था, और CSO ही इसको जारी करता था। तो इस संकलन करने वाला कौन था, NSSO, और जारी करने का काम जो था राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का, वो CSO का था। लेकिन सरकार ने दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया 2019 में और इसको नाम दे दिया नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो वर्तमान में 2019 के बाद NSO क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा को जारी कर रहा है। तो ये हो गया। नीति आयोग जानते हैं, इसकी स्थापना 2015 में किया गया था, 1 जनवरी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, CSO हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम हाल ही में बदला गया, बताइए इसका नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताइए आप। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, प्राकलन मतलब अनुमान किया जाता है, इसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ये सवाल देखिए कब का है, ये PCS प्री 2006 में पंचांग पूछा है। ये पुराना है सवाल, 2019 से पहले। तो 2019 से पहले ये होगा CSO हो जाएगा, CSO। अब वर्तमान में अगर पूछा जाए, ये नीचे देखिए दिया है NSSO, NSSO नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन्हीं दोनों को मर्ज कर दिया गया 2019 में। ये क्या कर दिया गया, उसको ENSO कर दिया गया ये। ठीक, तो ये हो गया CSO, केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। योजना आयोग, इसका गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 ये किया गया था योजना आयोग। ये गैर संवैधानिक संगठन है, ये गैर संवैधानिक संगठन, आपका संस्था कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया, इसके जगह पर जो है ला दिया गया नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। तो ये कौन सा हो गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्योंकि 2019 से पहले का सवाल है, इसलिए ऑप्शन में CSO आया है। अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आप ENSO लिख कर आएगा ऑप्शन में, ENSO आएगा, ये हो गया। RBI, RBI के बारे में जानते हैं, सेंट्रल बैंक है, सरकार का बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 को की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, सॉरी 35 को किया गया था। लेकिन एक्ट जो था ना, RBI एक्ट 1934 का था, एक्ट RBI एक्ट 1934 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर्स कहाँ इसका, तो हेडक्वार्टर्स मुंबई है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसने बांग्लादेश और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताइए। योजना आयोग, ठीक, अभी हमने बताया पिछले प्रश्न में कि 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना किया गया था, भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। वित्त मंत्रालय जान ही रहे हैं, बजट जारी करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया, देखिए कितनी बार सवाल रिपीट किया गया है, सब PCS में पूछा गया, झारखंड में, यूपी में, लोअर में, MP में, सब जगह।
योजना आयोग, ये तो फिर आ गया CSO, CSO ये आ गया आपका। ठीक है, अब वर्तमान में पूछेगा तो ये आपका NSO पूछेगा, आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है आपका, एक तो करता है RBI, एक RBI करता है पूंजी निर्माण के आंकड़े, और एक करता है ENESSO करता है, दो आंकड़े पूंजी निर्माण। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो एक RBI ये हो गया, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये पहला गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में क्या हो, RBI हो और प्लस ENESSO हो। NSSO हमने बताया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये है 1950 में इसका गठन किया गया। तो यहाँ तो RBI है लेकिन SBI दे दिया, ये भी इसलिए गलत हो गया, ये गलत, पहला ये भी गलत। CSO नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ये सही है इतना, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लोअर 2018 का सवाल है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष क्या है? अभी हमने बताया राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है ना, एक आधार वर्ष पर होता है, एक चालू वर्ष पर होता है। तो ये क्या है, आधार वर्ष तब वास्तविक GDP की जब गणना करने की बात होती है, तब वो जो है आपका आधार वर्ष होता है। देखिए तो वास्तविक GDP क्या है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, वास्तविक GDP की कीमतों का प्रयोग किया जाएगा, आय का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में बड़ा परिवर्तन किया गया। आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। आधार वर्ष देखिए 2013 का सवाल है, और 2013 में आधार वर्ष 2004 और 5 हुआ करता था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष 2000, इस सब जब सवाल पूछा 2004-5 हुआ करता, लेकिन वर्तमान में ये बदल दिया गया है, 2011 और कर दिया गया 12। ये कब से किया गया, 2015 से किया गया। अब जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है ना, उसके लिए आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, पहले 2004-5 हुआ करता था, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आधार वर्ष में बदलाव किया गया है, तो ये सही है। यहाँ पर गणना विधि में बदलाव किया, गणना विधि क्या है, देखिए यहीं से 2015 से एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। पहले क्या था, GDP की गणना होती थी, GDP का कैलकुलेशन होता था। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट लाया गया, एक मेथड अलग लाया गया, ग्रास वैल्यू एडेड, ठीक है, इसको कहा जाएगा। GDP का मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका मतलब ग्रास वैल्यू एडेड, ये हो गया। अब GDP और GB दोनों को लाया गया है, तो ये चेंज किया गया है, पहले केवल GDP था, तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो रहा है। आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया, तो ये सही है, ये भी सही है, ये और भी दोनों सही हो रहा है। गणना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर की गई, नहीं ये नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है, ये मार्केट प्राइस की बात कर रहा है और फैक्टर कास्ट की बात कर रहा है, जो कल वाले वीडियो हम लोग चर्चा किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में। गणना चालू कीमतों से बदलकर स्थिर कीमतों, ये भी नहीं सही है, तो ये सही है, तो ये भी दोनों सही होगा इसमें से। नेक्स्ट चलिए, नई GDP में आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किया गया, तो 2004-5 से बदलकर देखिए 2011-12 कर दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, अब आज वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।